हाँ जी, आज हमने पढ़ना है कंडीशन ऑफ द चिमनी स्वीपर्स का जो सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द एसे। अच्छा, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। असल में चिमनी स्वीपर्स का, जैसे कि मैंने कल आप लोगों को बताया था, जो चैप्टर है वो रिलेट करता है उन चिमनी स्वीपर्स के बारे में जो कि चिमनी में काम करते हैं, कोयले की कानों में काम करते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रगल होती है उनका, काफी हार्ड स्ट्रगल उनको करनी पड़ती है। फिर उनको जाके थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और उनकी जो तनख्वाह होती है वो इतनी नहीं होती जितनी उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये उन पुअर चिमनी स्वीपर्स के ऊपर एक तरह से जो राइटर है वो एक ऐसे लिख रहा है ताकि लोग जो उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग चिमनी स्वीपर्स को जानते ही नहीं है कि होते क्या है, खाने खोदने वाले कौन लोग होते हैं। तो यहाँ पे वो बताएगा कि चिमनी स्वीपर्स एक्चुअली हमारे लिए काम क्या करते हैं, किस तरीके से ये हमारे सारे जो काम है, हमारे कितने हद तक काम इन लोगों की मेहनत पर डिपेंड करता है। जैसे कि जो गांव में रहने वाले एरियाज के लोग होते हैं, गांव में रहने वाले लोग, वो जिस तरह मेहनत करते हैं और फिर उनकी मेहनत के ऊपर हमारी लाइफ साइकिल चल रहा होता है। जैसे वो घास, सॉरी, कपास, गंदुम, अनाज, कपड़ा, ऊन, रुई, चीनी, हमारी जिंदगी की बहुत सारी ऐसी जरूरियात हैं कि अगर वो लोग काम ना करें, वो मेहनत ना करें, तो हमारे पास वो चीजें नहीं आ सकती। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो गांव की जो विलेज लाइफ है, हमारी लाइफ बहुत हद तक डिपेंड करती है उस विलेज लाइफ के ऊपर। ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा है चिमनी स्वीपर्स भी एक ऐसे वर्कर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स करते हैं। हमारे बर्नर्स जलते हैं उनकी वजह से, काने खोदने की वजह से हमें नमक मिलता है कानों से, हमें कोयले की कानें खोदी जाती हैं, सोने की कानें खोदी जाती हैं, ऑयल निकालने के लिए, तेल निकालने के लिए कानें खोदी जाती हैं। यानी बहुत सारी जिंदगी की जरूरी अशिया ऐसी हैं जो हमें कानों से मिलती हैं। और जो लोग कानें खोदते हैं उनके बहुत बड़ा, अब तो आजकल तो बहुत सारी मशीन्स आ गई हैं, इंडस्ट्रियल लाइफ है तो इंडस्ट्री के थ्रू बहुत सारी मशीनों के जरिए काम हो जाते हैं काफी, वो भी काफी डेंजरस होते हैं। लेकिन पहले टाइम पे ये होता था कि मशीनें नहीं होती थी, हाथ से आलात से, हाथों के जरिए आलात इस्तेमाल करते हुए आपको मेहनत करके खाने को पड़ती है। आप देखें, आपने एक पत्थर के अंदर ही सुराख करना तो आपको कितनी मेहनत लगती है, और एक पूरे पहाड़ के अंदर आपने गुफा बनानी है, कान बनानी है, तो आपको क्या क्या उसमें टेक्निक्स लगानी पड़ेंगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे वो शुरू में तो उसने सिर्फ हमें ये बताया था ना कि जो कंडीशन होती है चिमनी स्वीपर्स की वो क्या होती है, आप समझ लें थीम ऑफ द एसे भी हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें बताया था कि असल में इस एसे को लिखने का मकसद क्या है। अब हम इस एसे का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं। असल में ये क्वेश्चन डिपेंड करता है, मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन जो है वो आपकी, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, फर्स्ट करें हम लोग पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमें कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया उसमें कीवर्ड्स ऐसे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहे, हमें उसके मतलब नहीं पता कि इन कीवर्ड्स के क्या, क्योंकि बहुत ज्यादा दफा ऐसे होता है कि एग्जामिनर को मुश्किल वर्ड पेपर में डाल देता है, या कोई कीवर्ड ऐसा यूज कर लेता है जिसका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो हम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाती है। उस टाइम पे जो क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो बहुत हेल्पफुल रहती है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि क्रिटिकल अप्रिसिएशन में आपकी पूरे ऐसे का कंक्लूजन होती है वो क्रिटिकल अप्रिसिएशन। तो इसलिए अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए जो आपको समझ ना आ रहा हो कि मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, तो बजाय इसके कि आप अपनी बोंगी मारें या कोई गलत का जवाब लिखें, आप उधर क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखें। तो मैं ये तो नहीं कह रही कि आपको 10 में से 8 मार्क्स मिलेंगे, होपफुली मिल भी जाए, कोई वो भी नहीं है कि नहीं मिल सकते, लेकिन आपको कम से कम एग्जामिनर फेल नहीं करेगा, ये आपको फायदा मिल जाएगा कि आप फेल नहीं हो। तो इसलिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे आप अटक जाएं, जहाँ पर आपको समझ ना आ रही हो, वहां पे ऐसे की क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिख दिया करें, तो आपको आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, इस ऐसे की क्रिटिकल अप्रिसिएशन को कैसे कहता है? द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स बाय चार्ल्स सैम इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एसेज ऑफ हिज कलेक्शन एंटाइटल्ड द एसे ऑफ इलिया। ये एक फाइनेस्ट ऐसे है जो कि एसे ऑफ इलिया की कलेक्शन में से लिया गया है। इट इज अ मेमोरेबल ऐसे chiefly because of the feelings of humanity which pervades it। यानी ये एक ऐसी मेमोरेबल यादगार किस्म की का ऐसे है जो कि हमारी इंसानियत के ऊपर एक बहुत बड़ा असर छोड़ के जाता है अपना। इन दिस ऐसे लैम डील्स विद द इश्यूज ऑफ चाइल्ड लेबर। लैम्ब यहाँ पे बकरी वाला लैम्ब नहीं है, चार्ल्स लैम्ब को उसने पूरा नाम लिखने की बजाय खाली लैम्ब लैम्ब इंट्रोड्यूस करवा दिया है। तो आपने इसलिए इसको बकरी वाला लैम्ब नहीं समझना, ये लैम्ब चार्ल्स लैम्ब का नाम है, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया लैम्ब।
Lamb deals with issues of child labor, social inequality, and the condition of professional conduct in industrial England. इंग्लैंड में जो चाइल्ड लेबर हो रहा था, बच्चों से जो काम करवाया जाता था, सोशल इनइक्वालिटी हो रही थी, माशरती जो है बराबरी नहीं दी जा रही थी, और जो कंडीशन है प्रोफेशनल कंडक्ट, जो कि प्रोफेशनली काम कर रहे थे इंडस्ट्रीज में इंग्लैंड में, उनकी इंडस्ट्री वाले जो मालिक थे वो और कंडीशन में थे, लेकिन जो उसमें वर्कर्स थे, जो वहाँ के एम्प्लॉयर्स थे उनके, वो डिफरेंट कंडीशन में रहे थे, उनको इक्वल जो है पेमेंट नहीं दी जा रही। The essay shows Lamb's essential kindness and generosity toward the poor children. ये ऐसे बताता है लैम की बहुत ही पुरअसर किस्म की रहमदिली और शाइस्तगी जो है वो पुअर चिल्ड्रंस की तरफ, यानी गरीब जो बच्चे थे उनकी तरफ जिनसे काम कराया जा रहा है। Lamb communicates to us the childhood wonder he used to feel on seeing the young chimney sweeper's head disappearing on the into the black chimney from below and reappearing after some time at the top like a warrior who has conquered a tower। यानी वो कहते हैं कि लैम कम्युनिकेट करता है उनसे, जो कि चाइल्डहुड में जिनका जो बचपन है वो बहुत ज्यादा खौफ में है, बहुत ज्यादा हैरानी में है, और जो कि नौजवान है, नौजवान चिमनी स्वीपर्स है, और उनकी फीलिंग ऐसी है कि जो ब्लैक चिमनी में, यानी एक काली गुफा में या एक काली चिमनी के अंदर अपना सर देकर और उसके अंदर काम करते हैं, एंड रिपेयरिंग आफ्टर सम टाइम, और थोड़ी देर बाद वो बाहर आते हैं अपना सर पकड़ से उठाते हुए, ऐसे अपने कंधे पर उन्होंने वो आला अपना रखा होता है, जैसे एक वॉरियर होता है और वो एक पूरा कोई टावर बनाकर या एक फतह हासिल करके बाहर आता है, वैसे ही अब आपने अक्सर चिमनी से ऊपर जो मजदूर होते हैं अक्सर आपने देखा होगा उनको अपने कंधे पर ना एक वो रखते हैं खुरचने वाला, जिससे आप रेत उठाते हैं, बजरी उठाते हैं, वो उन्होंने अक्सर कंधे पे रखा होता है। तो जब वो चिमनी स्वीपर्स के जो यंग बच्चे हैं वो आते हैं ना, वो अपने कंधों पर रखकर वो आला अपना, तो उससे हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक वॉरियर्स हैं जो जंग जीत कर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कल पढ़ा था कि जब वो उसके गुफा के अंदर जाते हैं, गार के अंदर, जो चिमनी के अंदर जाते हैं, तो उनको होप नहीं होती कि वो वापस आएंगे, क्योंकि वो बहुत ही एक बहुत ज्यादा खौफनाक किस्म का काम है। अगर खुदा न खास्ता कोई गलत इंस्ट्रूमेंट लग जाए या गलत तरीके से गार को खोदा जाए, तो पहाड़ तो नहीं खैर होता, वो गुफा सी होती है, गुफा के अंदर बाज़ दफ़ा पत्थर भी गलत गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोगों की डेथ भी हुई है। Lamb even said he cannot tolerate a lady displaying her white teeth, but welcomed the sight of white teeth on the black, sooty faces of the young sweepers. वो कह रहा है कि बेशक हमें यानी वो लैम जो है, चार्ल्स लैम, वो कहता है ही कैन नॉट टॉलरेट अ लेडी, वो टॉलरेट नहीं कर सकता औरतों के सफेद दांतों को, बर्दाश्त नहीं, यानी अगर औरत हो ना उसमें, और औरत तो अपने सफेद दांत दिखा रही है और काला उसका चेहरा, तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लेकिन जो वाइट टीथ ब्लैक फेसेस पर सूटी फेसेस, यानी जो मेहनत कश नौजवान किस्म के चेहरे हैं स्वीपर्स के, उनके चेहरों पर जब वो ब्लैक फेस पर वाइट टीथ आते हैं, तो वो एक बहुत ही खुशामदीद कहने वाली स्माइल होती है उनकी, जो हमें अच्छी लगती है। Lamb's observation of the chimney sweepers has been quite comprehensive, यानी काफी हद तक जो है मुशाहिदे वाली लगती है, जिस पर उसने काफी रिसर्च की है। He tells us of their special liking of a brew called sassafras tea। sassafras tea यानी वो कहता है कि इनकी जो sassafras tea है, एक खास तलब है इनको, खास किस्म की एक चाहत है उससे। However, seemed somewhat terrible to Lamb's fastidious sense of smell। और डैम की जो सूंघने की हिस्स है वो काफी हद तक खतरनाक है। इन चार्ल्स डैम को जो है उसकी स्मेल से पता चल रहा है कि वो काफी लोग उसे पसंद करें। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम कोई नई चीज पीते हैं ना, तो हम उसको सबसे पहले स्मेल करते हैं, स्मेल से हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि इसका टेस्ट कैसा होगा, तो इस फिर उसके बाद हम सिप लेते हैं। ऐसे ही जो जब लैम ने उन लोगों को देखा कि वो टी बहुत शौक से पी रहे हैं, तो उसके बाद उसने पेरिस टी को बताया कि इन लोगों की बहुत ही एक खास किस्म की पसंदीदा चीज है, जो कि लैम को सूंघने से पता चला कि काफी शानदार उसकी स्मेल है, और उससे हमें पता चल रहा है कि लैम की जो सूंघने की सलाहियत है वो काफी अच्छी है। The essay, like all others of Lamb, contains any anecdotes to illustrate a point.
इस मज़मून में लैम्ब के दूसरे मज़ामीन की तरह कुछ नुक्ते जो है वो वाज़िह किए गए हैं। लैम्ब्स fanciful nature makes him concede a theory that all chimney sweeper must be in reality the kidnapped children at aristocratic family। वो कहता है कि लैम्ब की जो fanciful nature है ना, यानी जो उसकी बहुत ज़्यादा नेचर को बयान करने की सलाहियत है। fanciful nature आप कह सकते हैं कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप बताता है। कंसीट ऑफ थ्योरी, वो एक थ्योरी पर पहुंचता है कि तमाम चिमनी स्वीपर्स जो हैं वो रियलिटी में मस्ट बी इन रियलिटी द किडनैप चिल्ड्रन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, वो अमीर खानदान के किडनैप हुए हुए बच्चे हैं। दर हकीकत क्योंकि असल में अच्छा वो इन लोगों को अमीर खानदान के बच्चे क्यों कह रहा है, वो इन लोगों को अमीर खानदान के बच्चे इसलिए कह रहा है, ये बात बहुत कम जो टीचर्स हैं वो बताते हैं। अक्सर हम देखा होगा हमने कि अगर आप देखें स्विमिंग है, स्विमिंग जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं ना वो नहीं सीखेंगे, या तो बहुत हाई क्लास फैमिलीज के बच्चे सीखते हैं या फिर बहुत लो क्लास फैमिली के बच्चे सीखते हैं। क्यों? क्योंकि हाई क्लास के फैमिलीज के बच्चों को तो बड़ा एक स्विमिंग का क्लासेस दी जाती हैं, पूरा उनके लिए पूल प्रिपेयर किया जाता है, फिर वहां पे उनको स्विमिंग की क्लासेस होती हैं। लेकिन जो गरीब का बच्चा होगा, जो एक झुग्गी में रहने वाला बच्चा है, वो नहर में जा जाकर उसकी इंजॉयमेंट और कुछ नहीं होगी, उसके लिए वो नहर का पानी ही काफी होगा स्विमिंग सीखने के लिए। एक मिडिल क्लास इंसान कभी भी नहर के पास जाकर अपने कपड़े उतार कर स्विमिंग करने की कोशिश नहीं करेगा, वो बेचारा इसी डर में मारा जाएगा कि हाय मुझे कोई देख ना ले। और जो इसी तरह हाई क्लास के लोग घोड़सवारी सीखते हैं, स्विमिंग सीखते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत करते हैं, अपनी बॉडी को एक टोन शेप में लाते हैं। इसी तरह जो एक गरीब का बच्चा है वो मेहनत करता है अपने पैसे कमाने के लिए। वो बॉडी उसकी टोन शेप में कैसे आती है? क्योंकि वो मेहनत करके मजदूरी करके पैसे कमा रहा होता है। जो ज्यादातर आप देखना मोटे लोग कौन होते हैं? जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, जो इतनी मेहनत नहीं करते अपनी जिंदगी में, जितना उनके पास होता है ना वो नॉर्मल तरीके से उसी में गुजारा कर रहे होते हैं। उनको हद से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके पास जितना पैसा आ रहा होता है बस दो वक्त की रोजी उनको मिल रही होती है, वो उनके लिए काफी होती है। लेकिन जो गरीब है वो अपनी बॉडी को टोन में लाने के लिए एक्सरसाइज करके मेहनत करता है। सॉरी, अमीर जो है, और गरीब जो है वो अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए सख्त मेहनत करता है, जिसकी वजह से दोनों की बॉडी टोन शेप में रहती है और दोनों फिट रहते हैं। गरीबों और अमीरों में काफी चीजें मुशाबत रखती हैं, लेकिन जो दरमियान की पार्टी है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनकी ना बीच में बेचारों के रेलो कटाई बने हुए होते हैं, वो ना इधर के रहते हैं ना वो उधर के रहते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया से बहुत ज्यादा डरते हैं। To substantiate the theory, he gives the anecdotes of how a small sweeper was found sleeping in the Duke's bed in Arundel Castle। यानी वो इस स्टोरी को इलस्ट्रेट करने के लिए, इस बात को और ज्यादा वाजिया करने के लिए एक एग्जांपल देता है उस स्मॉल छोटे से स्वीपर की, जो कि ड्यूक्स के, जो उसका वहाँ का महल का नवाब था, उसके बेड पर सो गया था। एरेंडल कैस्टल के महल के अंदर वो गलती से, यानी जब एक बच्चे को ज़ाहिर है गहरी नींद आ रही हो, उसे तो पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ। He declares that it must have been the sweeper's aristocratic instinct which promoted him to rest his tired limbs on the stately bed। यानी उसने, ये उसकी एक एरिस्टोक्रेटिक इंस्टिंक्ट थी, एक हिस्स थी, जिसने उसको उस स्टेटली बेड यानी पुरसकून किस्म के बेड पर सोने पर मजबूर कर दिया। उस थके हुए छोटे से बच्चे को, जो कि एक स्वीपर था, वो उसको पता ही नहीं चला कि वो कब में उस ड्यूक के बेड पर सो गया। Another incident which Lamb relates turns the humor on to him। यानी वो एक तरह से ह्यूमरस मजाहिया अंदाज में इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। He tells us about how he once slept while walking and it became a source of great amusement to a small chimney sweeper। यानी एक दफा वो कह रहा है कि मैं अचानक से ना चलते चलते जो है वो स्लिप हो गया, और ये उन छोटे छोटे चिमनी स्वीपर्स के लिए बहुत मजाहिया बात थी, बहुत मजे का एक वाकया, मजाहिया उनके लिए बात थी, जिससे वो मुस्कुराए। The essay concludes with another anecdote about Lamb's friend Jem, white dinner party for the sweep। यानी उसके अपने दोस्त के बारे में बताता है कि लैम का जो दोस्त है वाइट, जेम वाइट, उसने नौजवान चिमनी स्वीपर्स के लिए एक पूरा डिनर अरेंज किया था। वाइट यू जेम सॉरी डिनर पार्टी एक दी थी। जेम्स वाइट यूज टू अरेंज एन एनुअल फीस फॉर द यंग स्वीपर्स। वो हर दफा एक सालाना मील अरेंज करता था। फीस्ट कहते हैं दावत को, यंग स्वीपर्स के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं चिमनी में काम करने वाले। विच वॉज थॉरली इंजॉयबल फॉर द लिटिल किड्स।
जो उन छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एन्जॉयबल होता है। नाउ जेम्स वाइट वाज़ डेड एंड द फीस्ट वाज़ नो लॉन्गर एट। अब जेम्स वाइट जो है वो मर चुका है और अब उस दावत को और मज़ीद उसके जो रहने वाले हैं, वो उस दावत को इतना ज़्यादा नहीं कंटिन्यू कर पा रहे, वो भूल चुके हैं उसकी रवायत को। नो वन एल्स हैड कम फॉरवर्ड टू cheer द पुअर स्वीपर्स। अब कोई भी उन बच्चों को खुश करने वाला नहीं है। In short, the praise of chimney sweepers contains one such digression of the description Sisyphus tea। अगर हम शॉर्ट में कहें तो चिमनी स्वीपर्स जो हैं उसमें एक सच किस्म की एक जो वजाहत दी गई है Sisyphus टी की, which is realized not only by the sweepers but also by the other people of working class। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कि जो स्वीपर्स हैं वही, जो वर्किंग क्लास के जितने भी लोग हैं सब उसको पसंद करते हैं। दे आर डेफिनेटली इन नीड ऑफ चैरिटी एंड काइंडनेस फॉर अस। और वो बिलाशुबा हमारे लिए सकाफ़त और हमारी जो उन लोगों को हमारी सकाफ़त और हमदर्दी की ज़रूरत है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि आपको किस हद तक इसकी समझ आई है? क्या आप लोग इससे पूरा फुली अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो गई है? क्योंकि मॉडर्न ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आपको अपना हर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की। जब तक कि आप पूरे तरीके से उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तब तक आप मॉडर्न ऐसे को सही तरीके से नहीं लिख पाएँगे। जब तक आपकी समझ नहीं आती तब तक आपको याद नहीं होती चीज़। जब आपके दिमागों में चीज़ें फिट हो जाती हैं, तो वो फिर याद करनी आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं। बाकी ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा ईज़ी वर्ड्स में मुझे कहीं मिला नहीं। ये नोट्स सबसे बेस्ट हैं, तो मैंने इसीलिए आप लोगों को यहाँ से ही क्वेश्चन पढ़ाया। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मेरे से मैसेज कर सकता है।